नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज बात तो आर्यन खान के बेल की होगी, लेकिन कुछ अहम मुद्दे हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप इग्नोर करके जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका लॉन्ग टर्म देश के लिए अच्छा नहीं रहता है। मैं उसकी बात भी चर्चा करूंगा और आपको के साथ ये समझने और समझाने की कोशिश करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस केस, ये थोड़ा डेलिकेट केस है और जिस ढंग से ट्रीट किया जा रहा है ये देश हित में ठीक नहीं है। कल का मैं पहले उसको जल्दी से ब्रीफली आपको उस पर बता दूं कि कल क्या क्या हुआ, लेकिन उसके भी पहले आप लोगों से आग्रह कर दूं कि अगर आपको लग रहा है कि हम और आप उस तरह की बातें कर रहे हैं जो बात आपको जानना ज़रूरी है, जिस बात पे जनरली आपको जो सो कॉल्ड इस समय का मीडिया है उससे उस तरह की बेबाक राय नहीं मिलती है, तो आग्रह है कि एक तो इसको थोड़ा शेयर एयर कर लीजिए। जो भी वीडियो आपको लगता है कि ये ठीक है उसको और लोगों के साथ भेजिए, क्योंकि ये भी एक तरह से जन जागरण की बात है। आप अगर और भेजते हैं तो मुझे भी उससे हिम्मत बनती है। और दूसरा, हमेशा की तरह आप लोगों से कुछ आर्थिक सहायता जो मिलती रहती है वो दो है। एक तो चैनल चलाने के लिए चैनल के जो भी संसाधन है उसमें आसानी रहती है, और थोड़ा ये एक्नॉलेजमेंट भी लगता है। शाबाशी किसको अच्छी नहीं लगती है, ताली बजती है तो किसको अच्छा नहीं लगता है। तो अब आ जाते हैं मुख्य बात पे। कल बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस NW सामरे ने आर्यन खान और उनके जो दो और साथी थे उनको बेल ग्रांट कर दी। कल करीब 25 दिन हो चुके हैं। 3 अक्टूबर की रात में उनको हिरासत में लिया गया था। इसमें 3 दिन से बॉम्बे हाई कोर्ट में बहस चल रही थी, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हिंदुस्तान के वो बहस कर रहे थे। जनरली इस तरह के इतने छोटे केस में ASG नहीं आते हैं, लेकिन शायद सरकार को या जो भी इसको परस्यू कर रहा है उसको ऐसा लगता था कि नहीं, शाहरुख खान की वजह से ये केस इंपॉर्टेंट है और आर्यन खान को जेल में ही रहना चाहिए। वो तरह तरह की बहस कर रहे थे। 2 दिन बहस ऑलरेडी कर चुके थे। कल भी बहस उन्होंने करीब 3 बजे करीब शुरू की। 4:10 तक 70 मिनट अनवरत वो अपना बताते रहे कि कैसे कैसे क्या क्या खतरा है और इंटरनेशनल ड्रग पैडलर और क्या क्या बात करते रहे। ऐसा अपेरेंटली लग रहा था कि इस बहस को 3 दिन से लंबा खींचना चाह रहे थे। ये देखिए, ये मेरा इन सब चीज़ों में ये मुझे ऐसा लगता है, ऐसा करना था ये मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर्ट की जो टैक्टिक्स होती हैं कि अगर ये किसी तरह से आज तक खींच ले जाते तो उसके बाद दिवाली वेकेशन हो रहा था और फिर कोर्ट 5, 10, 15 दिन के लिए बंद हो जाता और कोई भी वेकेशन जज इस पर सुनता नहीं। ये कहता कि रेगुलर आपका जब भाई उसके यहाँ हेयरिंग हो रही तो वहीं जाइए, तो एक को 10-15 दिन तक और खींचा जा सकता था। लेकिन जब इन्होंने 70 मिनट कर लिया, उसके बाद मुकुल रोहतगी जी साहब ने, जो शाहरुख खान की तरफ से अपीयर हो रहे थे, इन्होंने अपना आर्गूमेंट शुरू किया। लेकिन कल एब्रप्टली, क्योंकि ये लाइव लॉ में हम सब लोग उसको देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, एकदम से जज साहब ने करीब 10-15 मिनट, मुकुल रोहतगी जी अपनी बात कर चुके थे, उन्होंने एकदम से इस तीनों फाइलें उठाई और जैसे कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में, वो अपने नीचे जो वो रहता है वहाँ जहाँ पेशकार या कोर्ट क्लार्क जिसको बोलते हैं वो बैठे रहते हैं, तो एक बात कॉमन वो होता है, वो फाइल नीचे फेंका नहीं जाता है, बट दे गिव इट लाइक दिस। वो थोड़ा, क्योंकि वो होता है तो किसी को लगेगा कि इट इज़ थ्रोन, इट इज़ नॉट थ्रोन, दैट इज़ द वे इट इज़ गिवन। उन्होंने वो तीनों फाइलें एक साथ की एंड ही सेड कि एप्लीकेशन अलाउड, मतलब बेल ग्रांट हो गई। ये एक आश्चर्य एकदम से हुआ था, सबके लिए वो था। और फिर उन्होंने कहा कि डिटेल ऑर्डर हम कल देंगे, लेकिन आज मैं बता दे रहा हूं कि ये बेल ग्रांट कर दिया। जनरली इसका उल्टा होता है। आपने नीचे वाले कोर्ट में भी देखा, जहां पे कोई बेल ग्रांट में कोई ये नहीं होता है कि आपको इतना ऑर्डर लिखाना पड़े, जहां पे वो कहते हैं ऑर्डर रिजर्व कर दिया। टेनी भैया वाले में तो ऑर्डर रिजर्व है, तो वो पिछले शायद 3 साल से ऑर्डर रिजर्व है। तो टेनी भैया याद आ गए ना, अरे वो हमारे जो मंत्री जी हैं, राजगृह मंत्री, उनकी लखीमपुर वाले, वो एक कानपुर वाले थे, ये लखीमपुर वाले हैं, और उनके मोनू भैया हैं। मैं इसलिए याद दिलाता रहता हूं कि ये आपकी याद में रहे कि टेनी भैया, तो टेनी भैया में ऑर्डर 3 साल से रिजर्व है। यहाँ पे ऑर्डर रिजर्व जनरली लोग कर देते हैं। एक अजीब सी चीज़ ये भी थी कि सेशन कोर्ट ने जब इनकी बेल रिजेक्ट की थी तो 21 पेज का ऑर्डर दिया था। जनरली ऐसा कहा जाता है और ऐसा एक कन्वेंशन भी है, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से हिदायत भी है कि आप मेरिट ऑफ द केस पे बेल रिजेक्ट करते समय नहीं बोला करें, क्योंकि उससे आगे मेन जब केस चलेगा तब दिक्कत होती है। खैर,
अब दो चीज़ें समझ लीजिए, इसके बाद तो अभी मैटर ऑफ ट्रायल है, अब तो ट्रायल चलेगा एक बार बेल जब हो जाती है। और खुद प्रोसिक्यूशन भी एक कह रहा है, आज पेपर में भी आया है, कि इस तरह के केसेस को प्रूव करना बहुत मुश्किल है। मैं चलते चलते जल्दी से आपको ये भी बता दूं, वो दिशा रवि का एक केस याद है ना, जहाँ टूल किट वाला, जहाँ कहा था कि टूल किट करके कहाँ कहाँ राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह किया जा रहा था। उसमें जो अभी की खबर आ रही है कि पुलिस के पास बहुत ऑप्शंस नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा है और वो केस क्लोजर फाइल करने वाला है। वो वाला मैं इसलिए आपको बता दूं कि ये सब केसेस तंग करने के लिए होते हैं जनरली, उसमें कोई बहुत दम नहीं रहता। तो अब तो ट्रायल पे जाएगा। कोर्ट की कल गहमा गहमी में एक बात और बता दूं, एक तो ये आर्यन खान का चल रहा था, साथ में हमारे समीर वानखेड़े साहब, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा उनका नाम क्या लें। समीर दाऊद वानखेड़े लें, समीर वानखेड़े लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक उनका नाम समीर लेना ठीक है। समीर हिंदू नाम भी हो सकता है, समीर मुसलमान नाम भी हो सकता है, तो समीर इज़ अ कॉमन नेम। तो समीर साहब जो हैं वो कल, वो 2 दिन पहले भी कोर्ट में उनका वकील गया था, कल भी वो मुंबई हाई कोर्ट चले गए। वो बॉम्बे हाई कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, मुंबई जगह है, बॉम्बे हाई कोर्ट है। तो वो कल बॉम्बे हाई कोर्ट फिर गए और उन्होंने कहा कि मुझे भाई अगर अरेस्ट तुरंत ना किया जाए, मुझे 3 दिन की नोटिस मिले। कोर्ट ने ये ग्रांट कर दिया कि ठीक है, अगर इनको अरेस्ट किया जाएगा तो इनको 3 दिन की नोटिस देनी होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आज नहीं तो कल उनको अरेस्ट किया ही जाएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से कमेटी ऑलरेडी नियुक्त हो गई है जो उनके आरोपों की जांच हो रही है। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, उनके ऊपर 2 तरह के आरोप लग रहे हैं। एक आरोप उनका लग रहा है, क्योंकि ये आप इससे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, अपने पद के दुरुपयोग का। वो अपने पद का दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं, एक आरोप ये लग रहा है। दूसरा एक आरोप लग रहा है जो नवाब मलिक साहब लगा रहे हैं, वो है उनकी पहचान और उनकी आइडेंटिटी की बात हो रही है कि उन्होंने आइडेंटिटी छुपाई या चेंज की या कुछ की, इस तरह की बात है। तो पहले बात कर रहे हैं पद के दुरुपयोग की। पद के दुरुपयोग में अब फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग मुखर भी हुए हैं, बाकी लोग जनरली सरकार के अगेंस्ट कोई बोलता नहीं है, लेकिन अनुराग कश्यप ने एक ठीक से किसी कहीं इंटरव्यू में कहा, मीका सिंह ने कहा, और उन्होंने कहा कि ये जो आज कर रहे हैं और जिस ढंग से ये तंग करते हैं, अगर आज आप लोग खड़े नहीं होंगे तो, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि आज मैं क्यों ये प्रश्न उठा रहा हूं, क्योंकि कल के दिन शाहरुख खान का दरवाजा खटखटाया है, हो सकता है कि किसी दिन वो हमारे और आपका भी दरवाजा खटखटाया जाए, इसलिए हम लोगों को ये कहना चाहिए। वही मीका सिंह ने भी कहा है। दूसरा पद का दुरुपयोग की बात ये हुई है कि जो एक केस और चल रहा है जो इन्हीं के, और वो इनका पंच है, मतलब उसको पंच नियुक्त करने वाले हमारे समीर साहब हैं, वो सेल जो प्रभाकर सेल, वो भी ये आरोप लगा रहे हैं इन्हीं के पंच, इन्हीं के ऊपर, कि वो जो गोसावी जी के साथ मिलके एक लोग वसूली की बात कर रहे थे, जिसमें 8 करोड़ रुपया समीर साहब के पास जाना था, 10 करोड़ रुपया बाकी जगह बंटना था। तो ये भी एक बात चल रही है पद के दुरुपयोग की। अब जरा आइडेंटिटी की बात कर लें। एक दूसरा केस एक दूसरी बात अब शुरू हो गई है इनके आइडेंटिटी की, कि ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। हालांकि ये इंसान तो हैं और हम सब लोग उस श्रेणी के आते हैं जहां हमारे लिए हिंदू या मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए इंसान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन देश में एक कोई बड़ी तो संख्या नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ऐसी संख्या जो बहुत ही विजिबल है, जो बहुत वोकल है, वो हिंदू मुसलमान की बात करती है। तो उसके लिए अब बहुत सी चीज़ें निकल रही हैं। इनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट भी अब आ गया है। अब एक निकाहनामा नया जो डॉक्यूमेंट आया वो इनका निकाहनामा आया है। इसमें इनकी पुरानी जो पहली शादी हुई थी, जिससे इनके बच्चे भी हैं, उसका निकाहनामा आया है जो उर्दू में लिखा हुआ है, जिसमें इनका मुस्लिम नाम, इनके पिता का मुस्लिम नाम इत्यादि इत्यादि साफ साफ है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, ना इनके पिता, ना ये, ना इनकी बीवी, कोई नहीं कह रहा है कि ये गलत निकाहनामा है। सब लोग मान रहे हैं कि निकाहनामा सही है। अब इनके पिताजी ये कह रहे हैं टीवी पे आके कि मुझे उर्दू आती नहीं थी, वो निकाहनामा तो उर्दू में था, मुझसे कहा गया दस्तखत करने को तो मैंने दस्तखत कर दिया। निकाहनामा को सब लोग मान रहे हैं कि ठीक है। इनकी जो पत्नी है वो ये कह रही हैं कि चूंकि समीर जी की जो मम्मी थी, तो वो मम्मी जी मुसलमान थी, तो मम्मी जी को अच्छा लगेगा, मम्मी जी को खुश करने के लिए उनका निकाह भी करा दिया गया, क्योंकि मम्मी जी को अच्छा लगेगा, मम्मी जी मुसलमान थी। चलिए, लेकिन इसी के साथ निकाह में जिस काजी ने ये शादी कराई थी, ये निकाह पढ़वाया था,
उनका बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई इफ एंड बट नहीं है, ये प्रॉपर मुस्लिम मैरिज थी, ये प्रॉपर निकाह था, इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है। वहां पे 1500 आदमी उपस्थित थे और ये निकाह हुआ था, ये मुस्लिम मुस्लिम शादी थी, कहीं कोई किसी को मम्मी जी को खुश करने के लिए या डैडी जी को खुश करने के लिए नहीं था। और इनके ससुर, मतलब जो समीर साहब के ससुर नंबर 1 का बयान आया है। ससुर साहब ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो मुसलमान व्यक्ति के साथ मैंने अपनी शादी की थी, मैं क्यों हिंदू के साथ शादी करता। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो मुझे अभी पेपर और इससे पता लगा कि ये समीर जी जो है ये हिंदू हैं। मतलब ये इनके ससुर नंबर 1 का बयान है। अब इधर इनकी पत्नी बड़ी गुस्सा चल रही हैं, जो पत्नी नंबर 2 जो करंट पत्नी है वो इनकी बहुत गुस्सा हो रही हैं। वो ये कह रही हैं कि वो हमारे साथ वो ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मानसिक दबाव हो रहा है, क्या क्या उनके ऊपर अत्याचार है। तो अभी भी एक चीज समझ नहीं आ रही है, भाई इनकी पत्नी नंबर 2 का नाम तो किसी ने नहीं लिया, उनके ऊपर कोई आक्षेप भी नहीं लगाया, उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगाया। अब मैं खुद ही मान लीजिए कूदने लगूं कि नहीं मेरे अरे भाई आपसे कोई मतलब नहीं, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं, आप क्यों इसमें आके टीवी पे और हर जगह आप अपनी सफाई दे रही हैं। मैं एक चीज़ ज़रा और बता दूं, और मैं अपनी बात कह रहा हूं जो, क्योंकि मैं कल बता दूं, कल मैंने जब एक वो किया था और मैंने शराब की बात की थी तो किसी ने कहा कि आप दकियानूसी हैं और आप दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और दुनिया जैसे चल रही है। ठीक है, मैं हो सकता है मैं पीछे रह गया हूं, दुनिया आगे बढ़ गई है, मैं पीछे चल रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक जनरली एक एवरेज भारतीय के यहाँ, एवरेज भारतीय की बात कर रहे हैं कि भारतीय को जब मिसाल बीवी की दी जाती है ना, तो बीवी बच्चे को छोड़ के अगर आदमी दूसरी शादी करता है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं माना जाता है समाज में। कम से कम जो पीछे समाज रह गया ना, जिस समाज के साथ मैं जीता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूँ, मॉडर्न नहीं हो पाया हूँ, उस समाज में एक अगर बीवी जिसके बच्चे, आप अपने बीवी बच्चे को छोड़ के अगर दूसरी शादी करते हैं तो आपकी एक्सेप्टेंस कम से कम उस समाज में वैसी नहीं होती है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पिताजी जो हैं वो सुबह से शाम तक वो इंटरव्यू दिए जा रहे हैं समीर साहब के। अरे भाई अगर मान लीजिए कुछ भी, तो आपको ये आप लोगों को कूदने की इसमें क्या ज़रूरत है। अब एक छोटा सा एक और इसमें एक कैरेक्टर हैं, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, गोसावी जी। गोसावी जी जो हैं वो कहीं पुणे में कल वो अरेस्ट हुए और दूसरे किसी केस में कुछ हेरा फेरी का केस था, और उन्होंने बताया कि वो लखनऊ भी गए थे, यूपी में उनकी यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने से मना कर दिया, कोई केस नहीं है। अरे वो किसी से पूछ लिए होते, बहुत आसान चीज़ें थी, यूपी में किसी गिरह कटी का कोई केस करा लेते, भाई कहीं किसी की जेब काटने लगते तो केस यहीं बन जाता, यहीं की जेल में रहते, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये सब रास्ता मालूम नहीं क्यों किसके कंसल्टेंट हैं, इनको ये सब रास्ते बता देने चाहिए थे किसी को। खैर, इनके ऊपर मुख्य रूप से 3 आरोप हैं। पहले, ये पंच थे तो ये रेड का हिस्सा कैसे थे। दूसरा, ये सेल्फी लेके उसको क्या घुमा रहे थे। और तीसरा, ये जो वसूली हो रही थी जिसमें इन्हीं का व्यक्ति, जो इनका सो कॉल्ड बॉडी गार्ड है प्रभाकर सेल, वो कह रहा है कि वो जो 50 लाख रुपए आए थे, जिसमें ये भी कहते हैं कि हाँ आए थे, ये इसको मान रहे हैं, तो 50 लाख रुपए आए थे, उसमें शायद 12 लाख इन्होंने रखे, 38 लाख कहीं और दे दिए। तो उसकी भी उसकी भी जांच कहीं ना कहीं हो रही है। अब जरा सीरियस इशू पे आ जाए। ये सीरियस इशू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इसी से शुरू किया था और आपसे कहा था, आज बहुत सी कंपनी जो हिंदुस्तान, हम लोग को लगता है इंडियन है, हिंदुस्तान की कंपनी हिंदुस्तान में प्रमोट हुई, वो आज बाहर अपने को लोकेट क्यों कर रही हैं। इसका आंसर आपको और हमको सोचना चाहिए। जैसे एलन मित्तल की कंपनी है, बड़े स्टील जाइंट हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, लंदन बेस्ड है। जैसे टाटाज हैं, आज टाटाज का आज की तारीख में जो उनका बिजनेस है, उसका एक बड़ा हिस्सा उनके टोटल बैलेंस शीट का विदेशी कंपनियों से आता है। उसी तरह से कुछ इंडिविजुअल्स की बात कर लें, बहुत से बड़े उद्योगपति, ये तो वो भी आई है कि हाई नेटवर्थ इंडियन जो हैं, बहुत से देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आपने अभी हाल के दिनों में देखा, जब पूनावाला जी भाग के चले गए थे लंदन, जब यहाँ पे प्रेशर आने लगा था, याद है ना, बहुत से वकील साहब लोग, नाम वकीलों का नाम लेने में दिक्कत है कि मालूम नहीं कौन क्या नोटिस भेजते, बहुत से वकील साहब लोग विदेश में रहते हैं और वहीं से मोटी फीस लेके वकालत करते हैं। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक चीज़ समझ लीजिए, मुंबई का नाम आज दुनिया में क्यों, आज हिंदुस्तान में दुनिया में क्यों जाना जाता था? 3 वजह से। स्मगलिंग का हेडक्वार्टर था एक तरह से, दूसरा फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया थी, और तीसरा बॉलीवुड।
मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि स्मगलिंग तो अब खत्म हो गई, सारा ग्लोबल एक है, जो भी चाहिए जहीं से ले जाइए। फाइनेंशियल कैपिटल टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दिया, क्योंकि आज आप अपने घर पे बैठ के यहाँ से जो चाहिए वो खरीदिए, बेचिए, कुछ करिए। बॉलीवुड अभी भी बॉलीवुड है। और मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप कहीं भी देश के बाहर जाएं और गांधी बुद्ध को अगर छोड़ दें, अगर बॉलीवुड की बात होती है तो इस देश के 2 ही एक्टर, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि करंट उसमें मुझे शायद इरफान और आमिर खान, शाहरुख खान से ज़्यादा पसंद हैं। उनकी पिक्चर में शायद पहले देख लूँ अगर मेरे पास चॉइस हो। लेकिन विदेश में अगर आप जाइए तो हिंदुस्तान के 2 एक्टर, राज कपूर और दूसरा शाहरुख खान, लोग इन्हीं की बात करते हैं, इन्हीं के गाने गाते हैं। ये कहीं पे भी आप देख लीजिए, पसंदगी नापसंदगी अलग चीज़ है, लेकिन उसने एक शाहरुख खान एक मुकाम पे पहुंचे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि बंबई में सारी गुंडागर्दी सब कुछ रहने के बाद भी गुंडे को प्रोटेक्शन मनी देते थे, माफिया को देते थे। और ये आज से नहीं, मालूम नहीं कितने ज़माने से, पिछले 70-80 साल से ही चल रहा है। पर सरकार से नहीं लड़ सकते हैं, सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। और आज क्या हो रहा है, क्योंकि सरकार, अगर एक तो सरकार आ रही है, अब सरकार के किसको प्रोटेक्शन दे रही है? ट्रोल्स हैं, धर्म रक्षक हैं, जो करंट नेतृत्व है। इसमें एक मुझे एक डर ऐसा लग रहा है कि कहीं बॉलीवुड के लोगों में एक मन में इतना डर ना समा जाए कि वो अपने को रीलोकेट करने की बात करने लगे। रीलोकेट डर की वजह से आज बहुत सी पिक्चरें यूपी में बनने लगी हैं, देश के और हिस्सों में, वो कॉस्ट की वजह से बन रही हैं कि बम्बई की कॉस्ट ज़्यादा है इसलिए। लेकिन बम्बई अभी भी है, सारा काम अभी भी होता है, पोस्ट प्रोडक्शन, सारे एक्टर अभी भी वहीं रहते हैं। बम्बई से आते हैं, लखनऊ में काम करके फिर चले जाते हैं, बम्बई से आते हैं, कहीं भी काम करके, लेकिन रहते मुंबई में हैं। आपने अगर उनको इतना डरा दिया तो एक चीज़, वन समवन इज नॉकिंग ऑन योर डोर, दुबई बगल में है और दुबई दोनों हाथ बांह खोल के आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान से बुला रहा है। लोग मेरे कुछ जानने वाले हैं, बड़े उद्योगपति, उन्होंने अपना ऑफिस दुबई खोल रहे हैं। तो खतरा जो मुझे ये लग रहा है कि इतना मत करिए। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है ये धर्म रक्षकों से, इन ट्रोल लोगों से, इस करंट नेतृत्व से कि ठीक है, आपके विचार से कोई नहीं सहमत है, उसको जो भी करिए, उसकी पिक्चर मत देखिए, लेकिन ये एनसीबी, ईडी, सीबीआई, इसका अगर आप यूज़ करने लगेंगे तो खतरा ये है कि देश की एक ऐसी इंडस्ट्री जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं, वो कहीं अपने को लोकेट करने के बारे में ना सोचने लगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।